Very good morning, class 9. So, please open third unit. We have to resume from the Nazi worldview. The Nazi worldview. The crime that Nazis committed were linked to a system of belief and a set of practices. नाजीज जो भी जुर्म करते थे वो लिंक करता था या तो किसी विश्वास पे या उनकी एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस उन्होंने प्रैक्टिस कर रहे थे। जो नाजी आइडियोलॉजी बिल्कुल सिनोनिमस थी हिटलर के वर्ल्ड व्यू से। अडॉल्फ हिटलर का जो विचार था दुनिया भर के लिए, बिल्कुल नाजी आइडियोलॉजी उसी के ऊपर ढुकती थी। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल बट ओनली अ रेशियल हिरार्की। इसके अनुसार, नाजी आइडियोलॉजी के अनुसार, लोग बराबर नहीं माने जाते। सारे लोग बराबर नहीं थे। बराबरता, राइट टू इक्वलिटी उनके बीच में नहीं थी। और रेशियल हिरार्की थी, जात के ऊपर। इन दिस व्यू ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप while Jews were located at the lowest rung। जैसे हमारे भारत में पहले वर्ण सिस्टम हुआ करता था, ब्राह्मण सबसे ऊंची जात मानी जाती थी, फिर उसके बाद क्षत्रिय, और उसके बाद वैश्य ट्रेडर्स, और सबसे आखिर में शूद्र को, ठीक है, चूड़े को सबसे डाउन माना जाता था। इसी प्रकार नाजी आइडियोलॉजी के अनुसार जो ये भूरे बाल वाले, नीली आंखों वाले जर्मन आर्यंस, जिनको नॉर्डिक नाम दिया गया, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, ये सबसे ऊपर माने जाते थे। और ज्यूज़, सूदखोर जो हुआ करते थे, उनको सबसे नीचे रैंक पे माना जाता था। दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस। इनको नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, जो आर्यंस आपने पढ़ा है, इंडो आर्यंस भी पढ़ा है, इनको एक एंटी रेस, द आर्क एनिमीज ऑफ आर्यंस, इनको कहा जाता था। ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन दियर एक्सटर्नल फीचर्स। बाकी और भी लोग हुआ करते थे दुनिया में, राइट। दूसरे रंग भेद के लोग हुआ करते थे, वो डिपेंड करता था उनके कैसे फीचर्स है। हिटलर्स रैशिज्म borrowed from thinkers like चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। ये जात प्रथा जो थी, अडॉल्फ हिटलर ने ये बोरो की थी, मतलब दूसरे थिंकर्स, दूसरे फिलासफर्स, दूसरे लोगों की चीज़ को उसने अपनाया था। बड़े बड़े थिंकर्स हुए हैं, सर रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन हुआ है, उनकी फ़िलासफ़ी उन्होंने अपने रेसिज्म में डाली। सर हर्बर्ट स्पेंसर हुए हैं। डार्विन वाज अ नेचुरल साइंटिस्ट। वैसे डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो पता होना चाहिए कि इंसान का एवोल्यूशन कैसे हुआ। ये वही साइंटिस्ट है, सर रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन, एक नेचुरल साइंटिस्ट था जिसने ये एक्सप्लेन किया कि जानवर और पौधों, पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये लोग पैदा होकर कैसे आए, थ्रू द कंसेप्शन ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, जिस बारे में मैं बात कर रहा था कि ये चीज़ें किस तरह, इनका कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, इनके जन्म, इनके आने का कैसे कुदरत में इसका सिलेक्शन हुआ, और किस प्रकार प्लांट्स और एनिमल्स धरती के ऊपर आए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी इनकी प्रजातियाँ। हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पर मैंने तो पढ़ा है कि सर चार्ल्स डार्विन ने ही ये अपने चौथे लॉ में लिखा था, मैंने पढ़ा हुआ है। बट यहाँ किताब आपकी बता रही है शायद कोई दोबारा से इन्फॉर्मेशन को सही किया गया। हर्बर्ट स्पेंसर ने बाद में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का आइडिया ऐड किया। मतलब जो पैदा होते हैं और जो तंदुरुस्त होते हैं, माँ का दूध ले लेते हैं, पहुँच जाते हैं माँ के दूध के लिए, वो बच जाते हैं,
और जो भूखे रह जाते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो मर जाते हैं। ये सर चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थ्योरी की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहा है कि सिर्फ सर्वाइवल उनका होता है जो कुदरत में फिट होते हैं, नेचर में फिट होते हैं और रह सकते हैं, अपने आप को जीवित रह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दी स्पीसीज सर्वाइव्ड ऑन द अर्थ। जो फिटेस्ट रहते थे वो ही पृथ्वी के ऊपर जिंदा रह सकते थे, दैट कुड अडेप्ट दमसेल्व्स टू चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस। और जो जीवित रह लेते थे वो धीरे धीरे मौसम की जैसे जैसे बदलाव आते थे उनके साथ साथ वो भी जीवित रहते थे, उसको एडजस्ट कर लेते थे। We should bear in mind that Darwin never advocated human intervention in what he thought was a purely natural process of selection. डार्विन कहता है कि उसकी थ्योरी में उसने नेचुरल सिलेक्शन, जो नेचर ने सेलेक्ट किया, जो प्रकृति ने, कुदरत ने सेलेक्ट किया, उसमें उसने ये एडवोकेट किया कि इंसान का उसमें दखल अंदाजी बिल्कुल बेकार है। ये प्योरली जो कुछ भी होता है भगवान की तरफ से, के कुदरत की तरफ से, प्रकृति की तरफ से ही सिलेक्शन होता है। However, his ideas were used by racist thinkers and politicians to justify imperial rule, और जैसे तैसे इन आइडियाज़ को इस्तेमाल किया गया था पॉलिटिशियंस द्वारा, राजनीतिज्ञों द्वारा और बड़े बड़े थिंकर्स, फिलोसफर्स द्वारा, ये जस्टिफाई करें, ये साबित करने के लिए कि इम्पीरियल रूल, राजा महाराजाओं का रूल ओवर conquered concept of evolution and natural selection. Herbert Spencer later added the idea of survival of the fittest. According to this idea, only those species survived on the earth that could adapt themselves to the changing climate conditions. Right? सेम बात ही है, वही बात फिर दोहरा दी गई। वही लोग, वही जानवर, वही पौधे अपने आप को ज़मीन पर कुदरती तौर पर प्रकृति की कंडीशन लेते हुए जो फिटेस्ट होते हैं सरवाइव करते हैं, जिन जीवित रहते हैं। We should bear in mind that Darwin never advocated human intervention. What he thought was a purely natural process of selection. बिल्कुल भी उसने दखल अंदाजी नहीं की, इंसान को दखल अंदाजी नेचर के सिलेक्शन में नहीं करनी चाहिए। His ideas were used by racist thinkers and politicians to justify imperial rule over conquered people. जितने भी लोग जीत लिए गए थे उसके आइडियाज़ पॉलिटिशियंस द्वारा और फिलोसफर्स द्वारा माने गए। द नाजी आर्ग्यूमेंट वाज सिंपल, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पेरिश। तो यही नाजी आर्ग्यूमेंट है, नाजीज़ की यही बहस थी कि जो सिंपल स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है, ताकतवर है, पावरफुल है, वो तो जीवित रहेगा, और जो कमज़ोर है, बिना ताकत के है, अपने लिए कुछ फूड नहीं जुटा पा रहा है, उसका ध्यान नेचर नहीं रखती और वो पेरिश हो जाता है, वो मर जाता है। तो यही सब प्रजातियों में हुआ है। द आर्यन रेस वाज द फाइनेस्ट, और ये समझा जाता है उस ज़माने में आर्यन रेस जो थी सबसे फिटेस्ट थी। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। तो उस समय आर्यन जो जात थी, कम्युनिटी थी, रेस थी, उसको अपनी शुद्धता, अपनी प्योरिटी को बनाए रखना था, ताकतवर और बनना था, जिससे कि ये कैटेगरी दुनिया पर राज कर सके। The other aspect of Hitler's ideology related to the geopolitical concept of Lebensraum, इसको बोल लीजिए, कंसेप्ट ऑफ लेबेंसराउम, ये इसका मतलब लिविंग स्पेस। जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट
रखा उन्होंने हिटलर की आइडिया लिविंग स्पेस। ही बिलीव दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। उसका विश्वास था हिटलर का कि नई सेटलमेंट्स बनेंगी, नई नई टेरिटरीज एग्जिस्टेंस में आएंगी। दिस वुड एनहांस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री। और जब नई नई टेरिटरीज बनेंगी, नई नई सेटलमेंट्स ह्यूमन की बनेंगी, इससे एरिया भी उनकी मातृभूमि का बढ़ जाएगा। while enabling the settlers of new lands to retain an intimate link with the place of their origin। और ऐसे में जो सेटलर्स होंगे, सेटलमेंट्स में जो सेटलर्स आए होंगे, वो अपने न्यू लैंड्स को रिटेन करेंगे। ठीक है, जहाँ से भी कहीं उसे भी अपनी ओरिजिन से भी जहाँ कहीं से भी वो आए हैं, नई सेटल में आकर न्यू लैंड्स को रिटेन करेंगे। इट वुड इन्हांस द मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ पावर ऑफ द जर्मन नेशन। और इससे बढ़ोतरी होगी मटीरियल रिसोर्सेज की और ऊर्जा की जर्मनी राष्ट्र में। हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड्स। हिटलर ने जर्मन की जो बाउंड्रीज थी जर्मनी की, उनको बढ़ाया। किस तरह? पहले ईस्ट की तरफ उसने अपनी बाउंड्री को बढ़ाया, टेरिटरी को बढ़ाया। टू कंसंट्रेट ऑल जर्मन जोग्राफिकल इन वन प्लेस, जिससे कि सारे जोग्राफिकली जितने भी जर्मन्स हैं वो एक स्थान पर इकट्ठे हो सकें। पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंटेशन। और ये जो प्रयोग किया गया, इस प्रयोग को पूरा करने के लिए पोलैंड देश को अपनी लैब बनाया गया। ओके, दिस इज सोर्स ए। ये खुद पढ़ लीजिए बेटा, सोर्स ए, ये सोर्स बी है, दोनों पढ़िए। फिर एक्टिविटी है, ठीक है, इसको आपने खुद पढ़ना है और एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है। ठीक है, जैसे उसने बोल दिया महात्मा गांधी के और हिटलर के आइडियाज़ के बारे में, आप ना भी पढ़ो तो भी बता सकते हो। ठीक है, पर इसको पढ़ कर ही आपने जो इतने में से समझा है, ओके, उसमें से आप इसको बनाएंगे। ये मैंने नहीं बना कर देना, आप सीखिए। एक्टिविटी करना स्टूडेंट्स का काम है, राइट। ये सोर्सेज दिए हैं ए एंड बी और 2 एक्टिविटीज़ दी हैं। इसमें जो न्यू वर्ड्स आए थे, 1 ब्रांच ऑफ दोज क्लासिफाइड एज आर्यन, बताया था आपको। जर्मनी में जो आर्यंस आए थे उनको नॉर्डिक जर्मन आर्यंस कहा गया है। ये यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते थे, यूरोप के देशों में सभी ये रहते थे। तो क्लास 9th वी फिनिश हेयर एंड इन द नेक्स्ट सेशन 3.1 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जातियों के प्रदेश इस्टेब्लिश किए गए थे। ओके चिल्ड्रन, वंस अगेन मैं कहूँगा, एक बार दोबारा इसको सुनिए, पढ़िए। थोड़ा सा पढ़ाया है, थोड़ा सा समझाया है, अच्छे से समझ आना चाहिए, इसलिए दोबारा पढ़िए, इसको सुनिए एंड फिर एक्टिविटी ए और बी को पढ़कर अपनी कॉपीज़ में कीजिए और मुझको सेंड कीजिए फॉर करेक्शंस। ओके चिल्ड्रन, एक्सप्लेनेशन पार्ट मेरा, नोट्स पार्ट तुम्हारा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।